बहस हो ही रही है, मगर हम उन तमाम मुद्दों को इस मंच पर भी उठा रहे हैं जो इस वक्त संसद में गूंज रहे हैं। संसद में बात हो रही है वंदे मातरम की, संसद में बात हो रही है एसआईआर मुद्दे की, संसद में बात हो रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, संसद में बात हो रही है तमाम और मुद्दों के बारे में। नए बिल्स भी आए हैं, जी राम जी बिल पर भी तीखी बहस देखी गई संसद में, और उन सारे तमाम मुद्दों को हम इस मंच पर भी साझा कर रहे हैं, इस मंच पे भी सीधा संवाद कर रहे हैं सांसदों का और मंत्रियों का। आप बिल्कुल 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 उदय, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से अगर हम जनता के सवालों को लेकर बात करें तो जनता के जो सवाल हैं, जो उनके विचार हैं, वो सवाल इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में रखे जा रहे हैं, मंच पर रखे जा रहे हैं। जिस तरीके से तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसद, और अगर खेल जगत से लेकर बात करें और फिल्मी सितारों को लेकर बात करें तो हर फील्ड से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके सामने हम उन मुद्दों को रख रहे हैं जो देश के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, और आपके नेता से हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, जो विचार आपके मन में है, उन सवालों को हम आपके नेता के सामने लगातार रख रहे हैं। जिस तरीके से उदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उन्होंने जिक्र किया कि संसद में भी इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, चाहे जी राम जी बिल को लेकर बात करें, उसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है। दूसरी ओर एसआईआर के मुद्दे को लेकर बात करें तो एसआईआर के मुद्दे पर भी इस वक्त चर्चा बेहद गर्म है। बिल्कुल, और अगर हम बात करें चुनावी समीकरण के बारे में तो काफी कुछ बदला भी है इस साल में। हमने देखा है इस साल में 2 बड़े चुनाव हुए थे, दिल्ली में साल के शुरुआत में और साल अंत होते होते बिहार में चुनाव हुए थे। दोनों चुनाव में एनडीए की बंपर जीत हुई थी। इससे क्या चुनावी समीकरण बदले हैं? अगले साल भी बहुत चुनाव आने वाले हैं। चाहे हम बात करें पूरब के बारे में तो पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर पर ही आ ही गया। हमने देखा बीजेपी ने बिहार के बाद लक्ष्य साझा है कि हमें पश्चिम बंगाल भी इस बार जीतना है। दक्षिण में भी तमिलनाडु की बात करें, केरल में की बात करें, तो वहां भी लेकर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, और आसाम में बिल्कुल 5 राज्य ऐसे होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव होने हैं, और उन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बात करें तो चुनाव की तैयारियों में तमाम जो सियासी दल हैं वो लग चुके हैं, और यही कारण है कि इस वक्त जो है यहाँ पर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ हम अपने अब इस कार्यक्रम को, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और हमारे अगले जो खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडाविया जी, एंड हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाल के इंडिया न्यूज मंच को समय दिया। इंडिया न्यूज मंच पे आप पहुंच चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख भाई मंडाविया जी। डॉक्टर मंडाविया जी, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप मंच पे अब आएं, और इस मंच पे अब विराजमान होंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर आईटीवी नेटवर्क भी राकेश कुमार सिंह जी। बिल्कुल राकेश सर, ओवर टू यू। और राकेश जी, हम चाहेंगे कि आप आके इंट्रोड्यूस करें अगले मेहमान को, और ऑफ कोर्स ये सेशन को आगे बढ़ाएंगे, वार्ता करेंगे, खास वार्ता होगी डॉक्टर मनसुख मंडाविया से। कोर्ट का डिकोड, मलिक वर्सेस लेबर और तमाम और मुद्दों पर बात करेंगे मनसुख मंडाविया जी। ओवर टू यू सर। मनसुख जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कल से लगातार इंडिया न्यूज़ पर देश के सभी क्षेत्र के हस्तियां लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, और इसी क्रम में हमारे साथ यूथ स्पोर्ट्स एंड लेबर मिनिस्टर हमारे साथ मनसुख मंडाविया जी जुड़ रहे हैं। मनसुख जी, जिस तरह से लेबर मिनिस्ट्री हो या यूथ एंड स्पोर्ट्स में जिस तरह से मोदी सरकार के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसको लेकर क्या रोड मैप है? क्या आपकी लेबर मिनिस्ट्री में या यूथ एंड स्पोर्ट्स में क्या आपने 2047 को लेकर क्या आपने रुख रखा है? इसको लेकर स्थिति जो है दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज चैनल को अभिनंदन करना चाहूँगा। आपने विषय भी विकसित भारत के लिए रखा है। विकसित भारत ये दोस्तों हमारा स्वप्न है, हमारा विचार है, और हमारा पुनः जागरण भी है। ये देश सदियों पहले विकसित था। ये देश डेवलप्ड कंट्री था, लेकिन ये देश का 2000 साल का एक कार्यकाल ऐसा रहा, 2000 साल का पीरियड ऐसा रहा कि जिसमें कभी इस देश पर हुणों ने शासन करा, कभी इस देश पर शकों ने शासन करा,
1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा, 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन करा, 2000 साल की परतंत्रता से एक देश की मानसिकता और गुलामी का लंबा पीरियड होने से हमारा विचारों में थोड़ा सा संकोचन हुआ। बट पिछले 1 दशक से मैं देख रहा हूं दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। सर बैठ गए दोस्तों, ये देश में ब्रेन पावर की और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। ये देश में आज भी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। ऐसे सामर्थ्यवान देश में जहां 65% यूथ हो, ये देश पुनः जागरण करके विकसित बनने के रास्ते पे चल पड़े, मैं नहीं मानता हूं कि इस देश को विकसित बनने के लिए कोई रोक पाएगा। और इसलिए ही सवाल यही था कि सोच कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, प्रयास कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच का ही ये नतीजा है, उसकी ही ये परिकल्पना है विकसित भारत। मोदी गवर्नमेंट जो निर्णय करती है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करती है, सीक्वेंस में आगे बढ़ती है। ये देश में डेटा की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मेटा डेटा नहीं है, डेटा आपस में बात नहीं करता है। ये यूथ मेरी बात अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका गोल को अचीव करने के लिए आपको सुविधा होगी। दोस्तों, स्पोर्ट्स से देश का नेचर है, स्पोर्ट्स से देश का स्वभाव है, स्पोर्ट्स हमारी संस्कृति है। हर घर में अखाड़ा हुआ करता था, हर गली में खेल हुआ करता था। और ये देश में हम ओलंपिक्स में 2, 3, 5 मेडल से हमें संतोष मानना पड़े, ये तो असंभव है भाई। उसको संभव बनाना होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि देश मेडल नहीं ला सके, लेकिन उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव थॉट की आवश्यकता होती है। मुझे पता है, जब हम पढ़ते थे तब हमारे माता पिता हमको कहते थे खेलो मत, पढ़ने में ध्यान रखो। आज 1 दशक में सोच बदली है। आज एज ए पेरेंट हम अपने किड को, बच्चे को कहते हैं खेलो भी और पढ़ो भी। ये सोच में बदल हुआ है। क्यों, कैसे सोच बदली? आपने देखा होगा, आज से 12 साल पहले 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो स्पोर्ट्स सेक्टर में मोदी जी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लिया कि भाई पहले तो ये देश में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि कैसे बनाए। तो रुचि बनाने के लिए सबसे पहला प्रयोग करा उन्होंने फिट इंडिया। व्यक्ति फिट होना चाहिए। कोई भी देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है, देखो ये डेवलप्ड कंट्री की सोच का एक पार्ट है। डेवलप्ड कंट्री बनना है तो पहले देश के नागरिक स्वस्थ हो, बहुत आवश्यक है। जो नागरिक स्वस्थ होगा, ये देश में स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इट इज होलिस्टिक अप्रोच। नागरिक स्वस्थ बने, उसके लिए फिट इंडिया की बात करी, लेकिन फिट रहने के लिए खेलना चाहिए, तो खेलो इंडिया की बात करी। तो पहले फिट इंडिया की बात करके लोगों को सेंसिटाइज करा, उसके साथ खेलो इंडिया जोड़ दिया। चलो भाई, सारे देश के युवा देश खेले, खेल के मैदान में आए। तो धीरे धीरे 5-7 साल में देश में खेल के प्रति रुचि बढ़ने लगी। और फिर मोदी जी खेलो इंडिया के क्रम को एकदम सिस्टमाइज करना चालू करा कि भाई खेल कहाँ से चालू होना चाहिए, खेल की टैलेंट कहाँ पड़ी हुई है। तो मोदी जी ने कहा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन करो। सारे देश में 6.5 लाख स्कूल में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का आयोजन। उसमें से टैलेंट को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद ये बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। बाद में बच्चा कॉलेज के बाहर जाएगा लेकिन युवा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये देश में ट्राइबल एरिया है, 9 स्टेट में ट्राइबल एरिया बहुत बड़ा है। तो ये ट्राइबल में बहुत टैलेंट पड़ी हुई है।
तो मोदी जी ने कहा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये देश की विविधता को पहचाना। देखो ये देश का पोटेंशियल देखो, हमारे यहाँ एक ही सीजन में एक ही टाइम में आप हिमालयन रेंज में जाओ स्नो फॉलिंग होता हो, आप राजस्थान के रेगिस्तान में जाओ 45-50 डिग्री टेम्परेचर हो, यही डेट में आप साउथ इंडिया में तमिलनाडु चले जाओ वहाँ रेनी सीजन चलती हो। तीनों सीजन एक दिन में कोई देश महसूस करता हो, ये देश का नाम भारत है दोस्तों। ये भारत की डाइवर्सिटी को हार्नेस्ट करने के लिए मोदी जी ने कहा खेलो इंडिया स्नो गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ऐसी खेलो इंडिया श्रेणी में अलग अलग गेम्स को ऐड करके जो ट्रेडिशनल हमारे देश के युवाओं में स्पोर्ट्स पोटेंशियल है उसको हार्नेस्ट करने की कोशिश करी। तो 2 स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप लिया कि भाई अभी हमें देश में बड़ी बड़ी इवेंट देश में लानी है। देश में कॉमनवेल्थ का बीड हमने जीत लिया, लेकिन 2036 के लिए ओलंपिक्स के लिए भी भारत ने बीड करा। तो ओलंपिक्स का हमें 2036 में भारत में आए उसकी तैयारी करना है। तो उसके लिए एक होलिस्टिक स्पोर्ट्स का प्लान बनना चाहिए, एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो खेलो भारत नीति आई, खेलो भारत नीति स्पोर्ट्स पॉलिसी। एक खेलो भारत नीति, देश में हम खेल को कैसे आगे बढ़ाएंगे, देश में मेडल टैली कैसे बढ़ाएंगे, देश में फेडरेशन को कैसे ठीक करेंगे, देश के हमारे टैलेंट को कैसे हार्नेस्ट करेंगे, उसका विजन देता है। तो खेलो भारत नीति आई। खेलो भारत नीति का एक वर्टिकल था कि देश में फेडरेशन एक जरूरी स्टेक होल्डर है। स्पोर्ट्स सेक्टर में 4 स्टेक होल्डर होते हैं। एक एथलीट स्वयं स्टेक होल्डर होते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेक होल्डर होती है, चौथा फेडरेशन स्टेक होल्डर होता है, पांचवा ओलंपिक काउंसिल ओलंपिक एसोसिएशन स्टेक होल्डर होता है। ये सबका तालमेल से आप आगे बढ़ेंगे तब जाके आप मेडल टैली में आगे बढ़ पाओगे। तो हमारे फेडरेशन में गुड गवर्नेंस लाना था, देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, देश में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में गुड गवर्नेंस लाना था। तो 1985 से एक स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लिगरिंग हुआ करता था। कोई पार्लियामेंट में आया, 2 बार कैबिनेट तक आके वापस गया, कोई पास नहीं करता था। तो मोदी जी ने चौथा स्टेप लिया कि हम स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को पारित करेंगे। पार्लियामेंट में पारित करा। ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल क्या करता है, तो जिस देश में एथलेट स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का सेंटर एथलीट होता है, प्लेयर होता है। तो पहले स्पोर्ट्स में एथलीट तो कोई था ही नहीं। जिस सेंट्रिक सारी व्यवस्थाएं होती है, इस सेंटर का मेन बिंदु ये एथलीट। तो ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एथलीट सेंट्रिक बना। ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में ये देश में 50% महिला है। आज मेडल में भी 50% महिला आती है। तो फेडरेशन में महिलाओं को कैसे प्रतिनिधित्व मिले, एथिक कमेटी में महिलाओं को कैसे प्रतिनिधित्व मिले, एक क्लीन गेम्स कैसे हो, उसके लिए महिलाओं को भी प्राथमिकता दी गई। आज तक स्पोर्ट्स में क्या होता था, स्पोर्ट्स में एज ए मैं मिनिस्टर बना तो फेडरेशन में आपस में चुनाव होता है। तो चुनाव में जो हारता है कोर्ट में चला जाता है, और जो कोर्ट में चला जाता है तो झगड़ा दोनों स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन फेडरेशन का होता है, लेकिन सफर एथलीट करता है। तो डिस्प्यूट 350-400 ऐसे केस चल रहे थे, और उसमें आधा से ज्यादा फेडरेशन उसमें ही उजले रहते थे। तो एथलीट के प्रति ध्यान ही नहीं दे पाते थे। तो हमने स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में एक ट्रिब्यूनल बना दिया कि भाई किसी का झगड़ा लेके हाई कोर्ट में जाना ही नहीं, हाई कोर्ट से नीचे की कोई कोर्ट में नहीं जाना, ये ट्रिब्यूनल में ही जाना। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्व करने के सिस्टम को
स्ट्रीमलाइन करी गई। और चौथा, पैरा एथलीट भी एक स्ट्रेंथ है, दिव्यांग जन को भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी सुविधा मिले, इसलिए स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एथलीट सेंट्रिक बना, महिलाओं को प्रोत्साहन देने वाला बना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंट्रिक बना और हमारे दिव्यांग जनों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने के लिए सुविधा देने वाला बना। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, ये चौथा रिफॉर्म आया। यही सीक्वेंस में स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आ गया, तो अभी क्या करना है? तो ये मेडल टैली 10 साल में हमने विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा कि हमें 10 साल में 1 से 10 क्रम के मेडल टैली में आना है, 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन के रूप में उभरना है। तो उसके लिए 10 साल का रोड मैप तैयार करा कि भाई हमें 1 से 10 क्रम में मेडल टैली में आना है, स्पोर्टिंग नेशन में आना है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, क्लीन स्पोर्ट्स कैसे होना चाहिए, स्पोर्ट्स साइंस कैसे होना चाहिए, उसका 10 साल का रोड मैप बना है। ये 10 साल के रोड मैप में आप देखते होंगे हर सप्ताह में एक पॉलिसी आ रही है। ये पॉलिसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी 10 दिन पहले एक पॉलिसी हमने निकाली कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। तो हमने तय करा कि कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने के लिए ओपन सिलेक्शन होगा, ऑन कैमरा होगा, कोई धांधली नहीं होगी, किसी की लागवग नहीं होगी, जिसमें परफॉर्मेंस है वही कंपटीशन में खेलने के लिए जाएगा। तो ओपन सिलेक्शन, ऑन कैमरा, विथ ऑब्जर्वर, वहां भारत सरकार का एक ऑब्जर्वर होगा, तब सही सिलेक्शन होगा। तब सही सिलेक्शन होगा तो सही प्लेयर खेलने के लिए जाएगा, मेडल लेके आएगा। दोस्तों, ये रास्ते पे हमने मेडल स्ट्रेटेजी तैयार करी, तो 10 साल का रोड मैप बन गया। ये 5वां रिफॉर्म। और मोदी जी ने कहा कि हमें स्पोर्ट्स सेक्टर में विकसित भारत में 1 से 5 क्रम का स्पोर्टिंग नेशन में 25 साल में, जब देश आज़ादी का शताब्दी दिवस मनाता हो, तब हमें 1 से 25 स्थान में 1 से 5 के क्रम में आना है। 25 साल का अमृत काल में ये रास्ता पे चल के हम देश को एक बेस्ट और देश के 1 से 5वें क्रम का स्पोर्टिंग नेशन बनाने की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच से काम करना चालू करा है। उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर यहाँ मेरे सामने यहाँ युवा विशेष बैठे हैं, ये युवा है। दोस्तों, निश्चित तौर पर मानिए आपके सपनों का भारत बन रहा है, जिस भारत को आपको जीना है। जो आज 50 के एज के आगे पीछे का है, वो तो 25 साल के बाद 75 का हो जाएगा, लेकिन जो आज 25 का है उसको विकसित भारत को जीना है। आपके सपनों का विकसित भारत बन रहा है। आपके सपनों का विकसित भारत बने, इसलिए मोदी जी ने युवाओं को भी एक स्टेक होल्डर के रूप में सुना है, और एक स्टेक होल्डर के रूप में युवा भी आज विकसित भारत में कदम से कदम मिला के मेरा यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा कई एफर्ट हो रहा है, उसमें जुड़ के अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करा है, मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक चीज, लेबर मिनिस्ट्री, आपका लेबर मिनिस्ट्री है, 1 मिनट में समय है, बस आपके लिए 1 मिनट समय है। 1 मिनट में लेबर मिनिस्ट्री में जिस तरह लेबर कोड आपने जो जारी किया, सुधार लगातार जो श्रम मंत्रालय में हो रहा है, उसको 1 मिनट में थोड़ा शॉर्ट शब्दों में, क्योंकि आपको पार्लियामेंट भी जाना है। मैं समझता हूँ बहुत कुछ करने जैसी बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपने उल्लेख करा तो मुझे अच्छा भी लगा कि नहीं केवल मैंने स्पोर्ट्स की बात करी, वैसे ही लेबर सेक्टर में अंग्रेज के समय में बना हुआ 29 कानून आज भी लेबर सेक्टर में हुआ करते थे। ये समय की मांग अलग थी, ये समय की टेक्नोलॉजी अलग थी, ये समय का वर्क कल्चर अलग था, लेकिन बदलते हुए समय में हमें कानून को बदलना चाहिए। 70 साल तक, 75 साल तक किसी ने कानून में बदलाव नहीं करा था। आज हमने लेबर कानून में बदल करके देश में उभर रही बड़ी गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स,
आज देश में 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स हैं, आने वाले दिनों में 5 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग। ऐसे हमारे गिग वर्कर्स के लिए हमने सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान अभी न्यू लेबर कोड लागू करने से करा गया है। ये न्यू लेबर कोड देश के हर युवाओं को अपना अपॉइंटमेंट लेटर देने की गारंटी देता है। इसलिए ज़रूरी है, आज कोई इंडस्ट्रीज़ में युवा काम कर रहा है, उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ईश्वर ना करे लेकिन किसी का एक्सीडेंट हो गया और कई बार इस्टेब्लिशमेंट हाथ खड़ा कर दे, तो ये अपॉइंटमेंट लेटर उसको मदद करेगा कि उसकी अपॉइंटमेंट आपने की है, आपको उसको सारी सुविधा और व्यवस्था सरकार को भी देनी है, सोशल सिक्योरिटी भी देनी है। मनसुख भाई, क्योंकि आपके पास समय कम है, क्योंकि लगातार आपके मंत्रालय की ओर से क्योंकि आपको संसद भवन में पहुंचना है, तो मैं समय नहीं लूंगा और आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपका इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम मंच में आने के लिए और आपने अपना कीमती For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.